हेलो एवरीवन, हमारी टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज जो चल रही थी उसकी आज तीसरी वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन को सीखेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। मोल अंश किसे कहते हैं? इसका आंसर है बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे स्मॉल एक्स से व्यक्त करते हैं। माना एक बिलियन में विलेय के Na मोल और विलायक के Nb मोल उपस्थित हैं, तो देखेंगे इसमें इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक इसी तरीके से विलायक के मोल अंश निकालेंगे Xb बराबर Nb और अपॉन बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बिलियन में समस्त अवयवों के मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। मतलब क्या है, इसमें हम अगर देखें XA और प्लस XB करें तो हमारा क्या आना चाहिए, इसका आंसर 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 आएगा तभी हमारा आंसर ठीक होगा, वरना ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मोललता से क्या तात्पर्य है? आंसर इसका किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अगर हम इसे दूसरे फॉर्मूले के थ्रू देखें, मोललता स्मॉल m बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या और अपॉन में क्या हो जाता है, विलायक का भार अगर ग्राम में दे रखा है तो हम क्या करते हैं, इस पूरे फॉर्मूले के मल्टीप्लाई में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या हो जाती है, मोललता प्राप्त हो जाती है। इकाई होती है वो मोल प्रति किलोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोलरता किसे कहते हैं? मोलरिटी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं और इसे हम कैपिटल M के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बटे बिलियन का आयतन लीटर में। यहाँ पे भी ये कंडीशन हो जाएगी, अगर हमें जो बिलियन का आयतन मिलीलीटर में दे रखा है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मोलरता हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन दे रखी है, अतः बिलियन जिसमें विलेय के 1 ग्राम मोल बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित हों 1 m बिलियन कहलाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलर बिलियन किसे कहते हैं? मोलर बिलियन किसे कहते हैं, ये आता है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वह बिलियन जिसमें विलेय के 1 ग्राम मोल बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित हो 1 मोलर बिलियन कहलाता है। नंबर 4, द्रव्यमान प्रतिशत से क्या तात्पर्य है? मास परसेंट बोलते हैं इसे। 100 ग्राम बिलियन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W से व्यक्त करते हैं। अगर कहीं पे हमें क्वेश्चन में मिलता है W/W, इसका मतलब होता है कि हमसे द्रव्यमान प्रतिशत की बात की जा रही है। हम इस फॉर्मूले के द्वारा इसे समझ सकते हैं कि किसी A पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, WA यानी A का भार और बटे बिलियन में उपस्थित कुल भार, विलेय और विलायक दोनों का भार और मल्टीप्लाई 100 अगर हम कर दें तो हमें द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, यदि 100 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 20 ग्राम तथा जल की मात्रा 80 ग्राम है तो इस बिलियन की सांद्रता को जल में 20% द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि 20% चीनी के जलीय बिलियन से क्या तात्पर्य है, तो हमें आंसर यही बताना होगा कि बिलियन के अंदर जो 20 ग्राम है वो चीनी है और 80 ग्राम क्या है, उसमें जल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हेनरी का नियम लिखिए। तो हेनरी का नियम किस लिए दिया गया और हेनरी का नियम है क्या, उसे देखते हैं हम।
सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध बताने के लिए हेनरी ने नियम दिया था। विलायक की विलेयता और दाब के मध्य संबंध बताने के लिए क्या दिया था? हेनरी ने नियम दिया था। और ये नियम होता क्या है? स्थिर ताप पर विलायक के प्रति एकांक आयतन में घुला गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है। ये क्या था? हमारा हेनरी का नियम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम समझाइए। राउल्ट का नियम क्या होता है? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आता है। राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं? सिंपल है बिल्कुल। जैसे पहला है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है, और सांद्र विलयनों पर राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित होता है। मतलब क्या है कि जो राउल्ट का नियम है वो तनु विलयनों पर ही अप्लाई किया जा सकता है, कंसनट्रेट सॉल्यूशन जो होते हैं उन पर यह अप्लाई नहीं होता है। केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं उन्हीं पर क्या होता है? ये नियम लागू होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, विद्युत अपघट्टियों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी इस नियम का पालन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, समपरासारी विलयन को परिभाषित कीजिए। क्या है समपरासारी विलयन? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। सिंपल है बिल्कुल। मतलब ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब ताप पर समान हो जाए, तो समान ताप पर समान हो जाता है तो वहाँ पे हम क्या कह देते हैं? समपरासारी विलयन कह देते हैं। आगे देखेंगे, ऐसे विलयनों को जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो उनमें परासरण की क्रिया नहीं होती है। परासरण क्या होता है आप जानते ही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन परासरण से रिलेटेड है, तो हम उसमें ही सीखेंगे परासरण क्या होता है। इसमें सिर्फ इतना देखेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो उसमें परासरण की क्रिया नहीं हो पाती है। ऐसे विलयन की मोलर सांद्रता बराबर होती है। परासरण किसे कहते हैं? परासरण तथा विसरण में अंतर समझाइए। देखते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है? परासरण विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। हम क्या करते हैं, रात को हम एक बाउल में पानी भरते हैं और पानी में क्या कर देते हैं, हम एक किशमिश को रख दें। तो किशमिश को जब हम रखते हैं तो सुबह को क्या देखते हैं कि इसमें पानी भर चुका होता है और पानी भर के ये कैसा होता है? एक अंगूर की तरह बन जाता है। ये सब कैसे हुआ? इसका कारण ये है कि जो किशमिश की बाहर वाली झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है और बाहर वाला जो पानी है उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है? कम सांद्रता वाला विलयन है। तो हमने क्या देखा कि विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, तो अंदर किशमिश में क्या होता है? पेस्ट टाइप होता है। तो ये कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या हो जाता है? प्राकृतिक प्रवाह द्वारा अंदर चला जाए, उसी को हम क्या कह देते हैं? परासरण कह देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला दे रखा है हमें, विसरण क्या है? विभिन्न सांद्रण वाले विलयनों के मिलाए जाने पर विलेय तथा विलायक की वह प्रकृति जिसके कारण विलयन की सांद्रता समान हो जाती है विसरण कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है? सांद्रता समान हो जाती है। उसमें क्या होता था कि एक तरफ कम सांद्रता वाला था और दूसरी तरफ क्या था? अधिक सांद्रता वाला था। तो कम सांद्रता वाला दूसरी तरफ क्या हो जा रहा था? प्रवाह। और यहाँ पे क्या हो रहा है? विलयनों की सांद्रता क्या हो जाती है? समान हो जाती है। इसी चीज़ को हम विसरण कह देते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विहिमी कारक क्या होते हैं? यह किस प्रकार कार्य करते हैं? देखेंगे, विहिमी कारक वह पदार्थ हैं जो जल का हिमांक कम कर देता है जिससे वह जमकर बर्फ नहीं बन पाता। मतलब क्या है? अगर हम पानी के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ मिला दें जो जमने से रोक ले तो वो पदार्थ क्या होगा? विहिमी कारक। और इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? विहिमीकरण कह देते हैं। जैसे कि अगर हम पानी में नमक मिला दें तो वो क्या होता है कि उसे पानी को जमने से रोकता है। तो हम
नमक को एक विहीमी कारक के नाम से जान सकते हैं।